अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बायोकेम क्रू विद सहर के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपके साथ मिसबा सहर। बच्चों, आज इस टॉपिक को मैं डिस्कस करने जा रही हूं, दैट इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक जो है मैट्रिक लेवल में भी है और एफएससी में भी है। और जितने भी इम्पोर्टेंट टेस्ट होते हैं, चाहे वो एंट्री टेस्ट हो या कोई भी हो, एमडी कैट टेस्ट हो, तो इस टॉपिक में से लाजमी क्वेश्चन लिए जाते हैं। तो ज़रूरी है कि आपके इसके बेसिक जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हों। अगर आप एफएससी के स्टूडेंट्स हैं और आपने 9th-10th में इस टॉपिक को अच्छे से नहीं पढ़ा, सिर्फ रट्टा लगाया था और आपको पता नहीं है कि ये है क्या, तो आज मैं आपको इसकी बेसिक चीज़ों से बताना शुरू करूँगी ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ये एटम की ऐसी खसूसियत है कि जिसके बारे में हमें मालूम होगा तो तब ही हमें आगे जाके केमिस्ट्री की समझ आएगी। जो एटम के रिएक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं, वो कैसे हो रहे हैं, क्योंकि उनमें जो मेन चीज़ है वो यही है। तो ये हमें आना ज़रूरी है। सबसे पहले हम आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये पता हो कि आयोनाइजेशन का दूसरा नाम आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है। The amount of energy that is required to remove most loosely held valence electron from an isolated gaseous atom is called ionization energy। एनर्जी की वो अमाउंट जो एक एटम जो गैस स्टेट में है वहाँ से उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब इसमें हमें ये मालूम होना चाहिए कि वैलेंस शेल क्या होते हैं। ठीक है, एटम के कौन से शेल हैं जो वैलेंस शेल कहलाते हैं। फिर हमारा ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सी चीज़ें होती हैं, किस को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमें ये मालूम होना चाहिए कि एटम के वैलेंस शेल में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आखिर बाहर क्यों निकालने, वाई देयर इज़ नीड टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, या कोई और एटम किसी दूसरे एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर क्यों निकालेगा, हमें एनर्जी क्यों चाहिए, आखिर क्या ज़रूरत पड़ी है एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की। तो ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है डेफिनेशन को देख के। फिर ये मालूम होना चाहिए भी एटम आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में ही क्यों चाहिए, वो लिक्विड या सॉलिड में क्यों नहीं हो सकता। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमें क्लियर होंगे तो हमें आयनाइजेशन एनर्जी की समझ आएगी। ठीक है, देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक एटम का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या मौजूद होते हैं, आर्बिट्स या शेल मौजूद होते हैं। सही है, ये जो बायर अब मैं ड्रा कर रही हूँ इनको क्या बोलते हैं, आर्बिट्स या शेल। ये इलेक्ट्रॉन के घर हैं। दरमियान में क्या मौजूद होता है, न्यूक्लियस मौजूद होता है। सही है, जो बायर मौजूद हैं इनको हम क्या नाम दे रहे होते हैं, शेल का नाम दे रहे होते हैं। अब हमें ये मालूम होना चाहिए कि इन शेल्स में क्या चीज़ मौजूद होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जो सबसे बाहर वाला शेल होता है ना, सबसे आखिरी घर, उसको वैलेंस शेल बोलते हैं। न्यूक्लियस के जो दरमियान में चीज़ होती है दैट इज़ प्रोटॉन। प्रोटॉन न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। प्रोटॉन कौन सा चार्ज कैरी करते हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। और जो दूसरी चीज़ मौजूद होती है दैट इज़ न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन पार्टिकल जो है वो न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज मौजूद नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं शेल्स, सब शेल्स के अंदर। ठीक है, और इनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और जो सबसे आखिरी शेल के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होंगे जो वहाँ पे मौजूद हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नाम देते हैं। तो अब मेरा ख्याल है आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंस शेल क्या होता है। ठीक है, अब एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी क्यों चाहिए, वो खुद ब खुद बाहर क्यों नहीं निकल आता, क्योंकि वो तो मूवमेंट कर रहा है ना हर वक्त। तो इसका रीज़न ये है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन मौजूद होते हैं। ठीक है, और वो कैरी करते हैं पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो इन दोनों के दरमियान कौन सी चीज़ होती है, इन दोनों के दरमियान होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती है। न्यूक्लियस का जो प्रोटॉन है उसने इलेक्ट्रॉन को अपनी से बांध के रखा हुआ है। आप यूँ समझ लिया भी जैसे किसी रस्सी से किसी चीज़ को बांध लेते हैं, तो उस रस्सी को खोलने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। बिल्कुल इसी तरह जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है। ठीक है, जिसके लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, तब वहाँ से हम उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। अगली जो चीज़ है कि एटम जो है वो गैशियस फॉर्म में ही क्यों चाहिए, तो इसलिए चाहिए कि सॉलिड में एटम्स क्या होते हैं, कम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, उनके दरमियान कोई स्पेस मौजूद नहीं होती। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान फोर्स जो है थोड़ी वीक होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, और डिस्टेंस
होता है और गैस में मालिक्यूल बिल्कुल एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, ठीक है। ऐसे ही है, अब जब अगर हम सॉलिड में लेते हैं तो उससे क्या होगा, सॉलिड्स में क्योंकि मालिक्यूल जो हैं उनके दरमियान जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग होता है, वो बिल्कुल कम्पैक्टली अरेंज हैं। जबकि हमने इसकी आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन में देखा कि हमें एक अकेले एटम की चाहिए एनर्जी मालूम करनी है, ठीक है। बिल्कुल ये ऐसी ही है कि अगर मैं कहूँ कि मुझे देखना है कि क्लास में से किस बच्चे को कितनी एनर्जी चाहिए, उसको कितनी भूख लगी है, और मैं आप सबको कैंडीज़ की एक प्लेट दे दूँ और कहूँ कि आके सब इसमें से खा लो, तो जब आप सब इकट्ठे आओगे खाओगे, मुझे नहीं पता चलेगा कि किस बच्चे ने कितना खाया, किसको कितनी भूख थी। लेकिन अगर वही चीज़ मैं आप एक एक को बुलाऊँ और कहूँ कि आ जाओ खाओ, तो मुझे पता चल जाएगा भी किस बच्चे को कितनी एनर्जी चाहिए थी। तो गैस में क्या होता है कि मॉलिक्यूल क्योंकि अलग अलग मौजूद हैं, तो हम आसानी से देख सकते हैं भी हम कितनी एनर्जी दें तो एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। उसकी न्यूक्लियस ने कितना टाइटली उसके इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है। अब ये ज़रूरत क्यों पेश आती है, अभी एटम क्यों इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, तो बच्चों क्योंकि हर एटम चाहता है कि उसके आखिरी शेल में, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हों, तो एटम इलेक्ट्रॉन को दे के या ले के ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं। तो एटम्स नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को एक्वायर करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स देते हैं और बॉन्ड्स बनाते हैं। मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देते हैं। एटम्स जो हैं वो सारे गैस फॉर्म में पहले से मौजूद नहीं होते, जस्ट नोबल गैसेस गैसियस फॉर्म में होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने सोडियम लिया है, सोडियम को जब हम हीट देंगे, एनर्जी देंगे, तो वो सॉलिड फॉर्म से गैस की स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। अब कितनी एनर्जी इसको यहाँ पर हम दे रहे हैं, 108 किलो जाउल पर मोल। किलो जाउल पर मोल बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल का भी ऐसा यूनिट होता है। अब ये जो हमने सॉलिड से गैस में चेंज किया है ना, इस प्रोसेस को एटमाइजेशन कहते हैं। अब जब हम मज़ीद सोडियम गैस शक्ल में आ गया, इसको एनर्जी देंगे तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, और वो कितनी एनर्जी होगी, 496 किलो जाउल पर मोल। किलो जाउल पर मोल का मतलब है कि हमने 1 मोल सोडियम में से आखिरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो 496 किलो जाउल पर मोल है। तो किलो जाउल पर मोल क्या है, एनर्जी का यूनिट है, और सोडियम में वो कितनी चाहिए, 496 किलो जाउल पर मोल तक हमें चाहिए, ठीक है। अब क्यों सोडियम में से हम इलेक्ट्रॉन, कोई और एटम क्यों इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालेगा, ये पहले भी क्वेश्चन मैंने आपको समझाया। भी एटम्स जो हैं वो क्यों इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो बच्चों जब कंपाउंड्स बनते हैं, मिसाल के तौर पर आप टेबल साल्ट ले लो, NaCl ले लो, ठीक है। तो NaCl में क्या होता है, सोडियम और क्लोरीन के आपस में बॉन्डिंग होती है। साल्ट्स में जैसे आप ले लो कि NaCl है, आम जो खाने का नमक होता है, तो इसमें सोडियम और क्लोरीन के बॉन्ड आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, यहाँ पर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, ठीक है, और तब उसके पीछे जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनती है वो नियरेस्ट नोबल गैस जितनी बनती है, और क्लोरीन को अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो ये इलेक्ट्रॉन सोडियम से लेता है। तो NaCl जब बनता है तो सोडियम के ऊपर 496 की एनर्जी इसको मिलेगी, तो तब ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, और सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, कैटाइन बनेगा, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, एनाइन बनेगा, और ये आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, और NaCl का कंपाउंड जो है वो बन जाएगा। यहाँ तक बच्चों सारे पॉइंट्स जो हैं वो मैंने आपको समझा दिए हैं डेफिनेशन के। आई होप सो आपको सारे जो कंसेप्ट हैं, जो डेफिनेशन में जो ज़हन में सवाल आए थे, वो सब आपको समझ में आ गए होंगे। कमेंट्स में लाजमी बताएं कि आपको समझ आई है, वीडियो कैसी लगी है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें। अभी ये हाफ़ पार्ट है, नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।